गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कुमार भारती कक्षा 10वीं की चलो आज हम दीप जलाएं, ये कविता हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस कविता के लेखक जो सुरेंद्र नाथ तिवारी हैं उनके बारे में जानकारी ले लेंगे। तो दीप का मतलब क्या होता है? चलो आज हम दीप जलाएं। दीपक का मतलब होता है जो दिया जलाना। दिया किसका माध्यम है? दिया उजाले का माध्यम है, यानी अंधेरे को दूर भगाने वाला। तो जब भी दिए की विशेषता ये होती है कि जब भी हमें किसी को याद करना होता है या फिर हम क्या पूजा करते हैं तो उस समय हम दिया जलाते हैं। वो प्रतीक होता है कि हम उस समय उस ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के सामने जब दिया जलाते हैं, यानी जो व्यक्ति इसमें मृत हैं, हमारे बीच नहीं रह गए हैं, जब उनके नाम का हम दिया जलाते हैं तो ये प्रतीक होता है कि हम इस समय दिए के माध्यम से उस व्यक्ति की आत्मा को, उस व्यक्ति के किए गए काम को याद कर रहे हैं। तो इस कविता में भी कुछ ऐसा ही है कि जो शहीदों ने देश के आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए हैं या देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, उन्हें याद करना है। और उन्हें याद करके जहाँ उनकी जन्मभूमि है या जहाँ उनकी कर्म भूमि है, वहां जाकर हमें दिया जलाना है। इसी बात को सुरेंद्रनाथ तिवारी जी ने कविता के माध्यम से मुझे, हमको और आपको बताया है। ये सुरेंद्रनाथ तिवारी हैं जिनकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। अब थोड़ा इनका परिचय देख लेते हैं कि इनका जन्म 1953 में चंपारण बिहार बिहार में हुआ था। और सुरेंद्रनाथ तिवारी जी भारतीय सेना के पूर्व कमीशन अधिकारी थे। पिछले 20 वर्षों से अमेरिका के विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का अध्यापन कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये यूएसए के ओहायो विश्वविद्यालय और न्यू जर्सी विश्वविद्यालय के विभाग सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। वहां पर फिलहाल ये यूएसए में ही है। और साथ ही साथ ये ऊर्जा से संबंधित कार्यों को भी देख रहे हैं। वहां पे ऊर्जा यानी बिजली और तेल से संबंधित कार्यों को भी वहां पर वो देख रहे हैं, यूएसए में देख रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष भी थे ये। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं, वह कविता है कुछ तो गाओ, चलो आज हम दीप जलाएं, अमीरों के कपड़े, उपलब्धि, सौंसे सहरिया, ये संस्मरण है आदि। ये इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं। अब थोड़ा सा बच्चों हम लोग पद्य संबंधी जानकारी ले लेते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत जो गीत है, इस गीत में सुरेंद्रनाथ तिवारी जी ऐतिहासिक स्थलों, इनसे संबंधित महान विभूतियों, बलिदानियों का उल्लेख किया है। आपका कहना है कि ये सभी हमारे गौरव के प्रतीक हैं, हमें इनका सदैव सम्मान करना चाहिए। आपका मानना है कि हर भारतीय का यह पावन कर्तव्य है कि हम उन स्थलों पर दीप जलाएं और उन बलिदानियों की आरती उतारें। इनका मानना है कि मतलब देखो बच्चों, ऐतिहासिक स्थल बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी रुचि होती है कि हम किसी ऐसी जगह घूमने जाएं जहाँ पहाड़ हो, नेचर की सुंदरता हो, प्राकृतिक सुंदरता हमको मिले, नदी, पहाड़, पेड़, पौधे, इस तरह की सुंदरता हमें देखने की आदत होती है। अगर कोई हमें कह दे कि हमें जाके जलियांवाला बाग देखना देखना चाहिए या वो शहीदों की जन्मभूमि, कर्मभूमि देखनी चाहिए जहाँ उन्होंने जन्म लिया है, जहाँ उन्होंने अपना बलिदान दिया है, तो थोड़ा सा हमारा मुंह टेढ़ा होता है कि अरे वहां जाकर हम क्या करेंगे। लेकिन हमें उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, उनका कार्य चाहे कितना भी छोटा रहा हो हमारे देश के लिए, चाहे कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना किया हो, लेकिन उन हर व्यक्तियों को, हर शहीदों को हमें याद करना है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम इस आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वरना आपको भी पता है कि हम आज भी गुलाम रहते और शायद गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होते और अपने मन से कोई भी काम नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों? तो अब ये जो कविता है हमारे भारत देश के कुछ खास ऐतिहासिक स्थलों के बारे में इस कविता में बताया गया है। जैसे जैसे कविता आगे जाएगी मैं तो आपको उसके बारे में जानकारी देते रहूंगी। तो ये दीप जलाने के माध्यम से कवि ने कहा है कि उन ऐतिहासिक स्थलों को याद करके हमें वहां पर दीप जलाना है। अब कविता मैं शुरू करती हूँ, आपके स्क्रीन पे कविता दिख रही होगी। भारत भूमि के वंदन हित, राष्ट्र देव के अभिनंदन हित, जन जन में चेतना जगाएं, चलो आज हम दीप जलाएं।
कवि सुरेंद्रनाथ तिवारी जी कह रहे हैं कि भारत भूमि के वंदन हित, यानी जो हमारी भारत भूमि है, हमारा भारत देश है, इसकी भूमि है, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। वंदना करना मतलब पूजा करना। इसके इसके वंदना करने हेतु और राष्ट्र देव के अभिनंदन हेतु, जो हमारा पूरा राष्ट्र है, यानी ये भारतवर्ष हमारा पूरा एक राष्ट्र है, इसका अभिनंदन हमें करना है। और इसके लिए ये अभिनंदन और ये वंदन कब होगा? जब हम अपने भारत देश के बारे में, अपने भारत की गौरव गाथा लोगों तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, जन जन में चेतना जगाएं। जन जन यानी कि प्रत्येक जन, अव्यय भाव समास है, हो गया यहाँ पे, जन जन प्रत्येक जन अव्यय भाव समास है। तो जब हम जन जन यानी प्रति व्यक्ति, हर एक लोग में प्रति व्यक्ति को, हर एक जन को इस भारत वर्ष के बारे में बताएंगे, इस भारत भूमि के बारे में बताएंगे, अपने राष्ट्र के बारे में बताएंगे, तब लोगों को हमारे भारत देश के बारे में पता चलेगा। और तब ये पॉसिबल होगा, ये निर्धारित होगा कि लोग जाकर के वहां पे दीप जलाएंगे। तो कवि का कहना ये है कि अपनी भारत भूमि के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में जन जन में चेतना जगाओ, लोगों को बताओ, तुम्हें जो पता है तुम उन्हें बताओ, और बाकी लोगों को जो पता है उनसे तुम उसे सुनो। क्योंकि जब ये शहीद हुए, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, आप और हम नहीं थे उस समय, हमने इतिहास में ही उनकी कहानियां पढ़ी हैं, हमारे इतिहास के शिक्षक ने हमको उनकी कहानियां सुनाई हैं, जो किताबों में लिखा है हमने वो पढ़ा है, हमने वो सुना है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी कुछ लोग ऐसी भूमि पर पहुंचे भी नहीं हो कि जहां पर ये शहीद हुए थे, वहां हम पहुंचे भी नहीं हो, हमने देखा भी नहीं हो। लेकिन इसीलिए हमें कवि कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों को इसके बारे में कुछ भी जानकारी है या जिन्हें कुछ भी पता है, तो वो इसकी इसकी गाथा लोगों तक पहुंचाएं। जब लोगों तक हम इसकी गाथा पहुंचाएंगे, तो लोगों को हमारे भारतवर्ष के बारे में पता चलेगा, यहाँ की संस्कृति के बारे में मालूम पड़ेगा, यहाँ के शहीदों के बारे में, उन जवानों के बारे में जिन्होंने अपनी कुर्बानियां हंसते हंसते दे दी इस देश के लिए, उनके बारे में पता चलेगा। और तब हम जाकर के वहां पर दीप जलाएंगे, कहाँ? जहां पर वो शहीद, जिनकी कर्म भूमि और जन्मभूमि जहां पर थी, वहां पर। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हुआ। दूसरे पंक्ति पे हम चलते हैं। आजादी के उस प्रताप का रक्त गिरा था जहां जहां पर, राणा के चेतक की टापें जहां जहां थी पड़ी वहां पर, और विलाव घास की रोटी ले भागा था जिन कुंजों में, नन्ही भूखी राजकुमारी बिलख रही थी खड़ी जहां पर। आजादी के उस प्रताप का रक्त, यानी महाराणा प्रताप के बारे में बात की जा रही है। महाराणा प्रताप, जिनके बारे में आपने बचपन में कहानियां सुनी होंगी, किताबों में पढ़ा होगा उनके बारे में, कि एक ऐसे राजा थे, मतलब जो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। और जब तक ये थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई आकर के देश की तरफ, हमारे राष्ट्र की तरफ आंख उठा करके देख ले। यानी बहुत बहादुर और अपनी प्रजा का हमेशा भला चाहने वाले राजा थे। इनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। और शायद आपने इनकी कहानी पढ़ी होगी, आपके शिक्षकों ने सुनाई होगी। तो महाराणा प्रताप का रक्त, आजादी की लड़ाई में जब महाराणा प्रताप का रक्त यानी खून जहां जहां पर गिरा था, उस जगह पर हमें दीप जलाना है। और साथ में राणा के चेतक की टाप, यानी महाराणा प्रताप प्रताप का जो चेतक घोड़ा है, चेतक घोड़े की कहानी भी आपने पढ़ी होगी कि चेतक घोड़ा बहुत ही होशियार था, जो दिशा पहचानना, हवा के रुख को पहचानना, दुश्मन किस गति से आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है, उसका अगला प्रहार क्या होगा, ये सारी चीजों की जानकारी चेतक घोड़े को थी। यानी बहुत ही होशियार घोड़ा था वो, चेतक का घोड़ा। और महाराणा प्रताप जब भी जाते थे, वो अपने चेतक घोड़े के पीठ पर सवार होकर के ही जाते थे। सारे युद्ध उन्होंने अपने चेतक घोड़े के साथ ही जीते हैं। तो जहां पर चेतक घोड़े के टापे, यानी उसके पैरों के निशान जहां जहां पर पड़े हैं, वहां पर, और साथ ही बिलाव बिलाव यानी कि जो हम बोलते हैं कि नर बिल्ला, नर नर बिल्ली जो होती है, नर बिल्ली के बारे में हम बात करें, उसको बिलाव कहते हैं। तो बिलाव घास की रोटी ले भागा था जिन कुंजों में, नन्ही भूखी राजकुमारी बिलख रही थी खड़ी जहां पर। नन्ही राजकुमारी छोटी सी, जिसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था, और जिसे नर बिल्ली ने देखा और उसके हाथ से छीन करके वो ले भागा। और उस रोटी के टुकड़े के न मिलने के कारण वो राजकुमारी बिलख बिलख कर रोने लगी, यानी जार जार करके रोने लगी। उसके आंसुओं की बूंदें जहां पर गिरी, कवि कहते हैं कि वो भूमि जहां जहां पर उस राजकुमारी के आंसुओं की बूंदें गिरी है, वो पावन भूमि बन गई, वो तीर्थ स्थल बन गया।
तो वहां पर भी हमें जाकर के दीप जलाना चाहिए। यानी महाराणा प्रताप का रक्त जहां गिरा था वहां पर, जहां पर महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की टापें पड़ी थी वहां पर, जहां पर राजकुमारी के आंसुओं की बूंदें गिरी थी वहां पर, इन सभी जगहों पर हमें जाकर के दीपक जलाना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों। हल्दी घाटी की धरती पर, आजादी की उस धरती पर, चलो आज आरती सजाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। हल्दी घाटी का युद्ध, आपको पता होगा हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन आपने देखा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि हल्दी घाटी के युद्ध में जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उन्हें हम आज भी याद करते हैं। आज भी उन्हें याद करके हम श्रद्धांजलि देते हैं उनको। तो हल्दी घाटी के युद्ध यानी उस धरती पर जो खुला मैदान था, हल्दी घाटी का युद्ध जिस मैदान पे हुआ था वो एकदम खुला मैदान था, जो आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है, खुला है। कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर जाकर के वहां पे देखो, आज भी वो मैदान पूरा इसी तरह से खाली पड़ा हुआ है। तो आजादी की उस धरती पर चलो आज आरती सजाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। यानी हल्दी घाटी के उस मैदान पर भी हमें जाकर के दीप जलाना है, जहां पर हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के शहीदों ने अपने रक्त को गिराया था और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। आज हल्दी घाटी का जो मैदान है वो भी हमारे लिए एक तीर्थ के समान ही है, तीर्थ स्थल के समान है। जिस तरह से हम पूजा पाठ करते समय तीर्थ में जाते हैं तो वहां दिया जलाते हैं, उसी तरह से वो हल्दी घाटी का मैदान भी हमारे लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि वहां जाकर के भी हमें दिया जलाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। लक्ष्मी बाई का घोड़ा था ठिठका, जहां नदी के तट पर, जहां शिवाजी कैद हुए थे उस कारागृह की चौखट पर, वीर भगत सिंह के समाधि पर, अशफाक ओ आजाद के घर घर, कुंवर सिंह ने गलित बाह वह काटी थी जिस गंगा तट पर। अब यहाँ पर जो कवि कह रहे हैं कि लक्ष्मी भाई खूब लड़ी मर्दानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता आपने पढ़ी होगी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने पिक्चर देखी होगी, आपने उनकी कहानियां सुनी होंगी, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। यानी ये नाम आप लोगों से अछूता नहीं है, आप सब इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों से अपना युद्ध किया था, और जब तक वो जिंदा रही झांसी को कोई भी अपने कब्जे में कर नहीं पाया था। तो उनके बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते हो, आप सभी को उनके बारे में पता है। तो जहां जहां पर भी झांसी की रानी का रक्त गिरा था, जहां जहां पर वो गई थी उस जगह पर, यानी जहां पर उनका घोड़ा, झांसी की रानी का, लक्ष्मीबाई का घोड़ा जहां पर जिस नदी के तट पर ठिठक गया था, ठिठकना मतलब रुक जाना, जिस नदी के तट पर जाकर के वो रुक गया था, उस नदी के तट पर हमें दीपक जलाना है। और साथ ही कवि कह रहे हैं कि जहां शिवाजी कैद हुए थे उस कारागृह की चौखट पर। शिवाजी महाराज की कहानी यह थी कि किस कारागृह में थे वो, कि जब शिवाजी महाराज अपने बेटे शंभाजी के साथ औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे, तो उस समय औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को सबसे पीछे की पंक्ति में बिठाया था, यानी जानबूझकर सबसे पीछे की पंक्ति में बिठाया था। और शिवाजी महाराज को ऐसा लगा कि ये मेरा सबसे बड़ा अपमान है कि मैं सभी लोगों की पंक्तियों में सबसे पीछे, सबसे लास्ट में बैठा हूँ, और ये अपमान शिवाजी महाराज सहन नहीं कर पाए, और वो तुरंत वहां से उठ करके चले गए। और जहां उन्होंने अपनी छावनी लगाई थी वहां पर वो जाकर के चले गए वहां पर। और औरंगजेब ने कुटिलता से जहां पर शिवाजी महाराज की छावनी थी उनको वहां पे नजरबंद कर दिया। नजरबंद करना मतलब नजर में रखना, कैद कर देना, मतलब वो अपनी छावनी में ही रहेंगे। जो खाना पीना है, मतलब वो हर ऐशो आराम सुख सुविधा सब कुछ मिलेगी, लेकिन वो उस छावनी से बाहर निकल कर जा नहीं सकते। उसे कहते हैं हम नजरबंद कर देना। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए मैं तुम्हें कहूँ नजरबंद का एक एग्जाम्पल, कि तुमको अपने घर में रख दिया जाए और तुम्हें ये कह दिया जाए कि बस तुमको घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी भी सूरत में तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना, तुम घर में ही रहोगे, तुम्हें घर में जो मर्जी है वो करो, तुम टीवी देखो, तुम जो खाना है वो खाओ, जितनी मर्जी उतना डांस करो, म्यूजिक सुनो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है। घर से बाहर दो पहरेदार लगा दिए गए जो चौबीसों घंटे तुम्हारे ऊपर निगरानी कर रहे हैं। तो ठीक इसे कहते हैं नजर बंद करना। तो ठीक इसी तरह से शिवाजी महाराज जब अपना अपमान सहन नहीं कर पाए और वो अपनी छावनी में लौट गए, उस समय औरंगजेब ने उनको बड़ी चपलता से उनको नजरबंद कर लिया था। तो वो जो जहां पर नजरबंद हुए थे उस कारागृह में, वहां पर उस चौखट पर हमें दीप जलाना चाहिए, क्योंकि शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धा जहां पर कैद हुए थे वहां पर हमें दीपक जलाना चाहिए।
शिवाजी महाराज को हमें याद करना चाहिए। वीर भगत सिंह की समाधि पर अशफाक व आजाद के घर घर कुंवर सिंह ने गलित बाह वह काटी थी जिस गंगा तट पर। वीर भगत सिंह की समाधि पर भी, जहाँ पर वीर भगत सिंह की समाधि बनी हुई है, अशफाक और आजाद के घर पर, साथ ही कुंवर सिंह गलित गलित यानी कि सड़ी हुई, गलित का अर्थ होता है सड़ी हुई। जब कुंवर सिंह की बाँह जो सड़ गई थी, तो सिर्फ़ युद्ध करने के लिए कि वो सड़ी हुई बाँह अगर वो रखेंगे मतलब अपने साथ में, तो उसका विष जो है वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। उन्होंने तट पर अपनी बाँह को खुद से ही काट कर गिरा दिया था। तो जहाँ पर उनकी वो बाँह कट गई थी, भुजा उन्होंने काट डाली थी, उस जगह पर, उस गंगा तट पर, यानी इन सभी जगहों पर हमें दीपक जलाना है। कहाँ? जहाँ रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा नदी के तट पर ठिठक गया था यानी रुक गया था। जहाँ शिवाजी महाराज कैद हुए थे, उस कारागृह के चौखट पर, और जहाँ पर वीर भगत सिंह की समाधि बनी है, अशफाक और आजाद के घर हैं, वहाँ पर, और जहाँ पर कुंवर सिंह ने अपनी गलित बाँह को, अपनी सड़ी हुई बाँह को अपने ही शरीर से काट कर अलग कर दिया था, उस गंगा नदी के तट पर। इतनी जगहों पर हमें दीपक जलाना है। दीपक जलाने का मतलब है कि हमें इन जगहों पर, इन लोगों को हमेशा याद करना है। अपने दिल में रखना है, अपने दिमाग में रखना है, इन्हें हमें याद करना है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के हित में इन्होंने कार्य किए हैं, तो इन्हें हमें याद रखना है और आने वाली पीढ़ी को भी इनके बारे में हमें बताना है। राजगुरु सुखदेव मही पर, दुर्गा भाभी की देहरी पर, बिस्मिल की उस विस्मृत भू पर, और सुभाष की वीर प्रसू पर, आजादी का प्रण दोहराएं, चलो आज हम दीप जलाएं। राजगुरु सुखदेव की जो जन्मभूमि है, वहीं पर यानी पृथ्वी, जो उनकी जन्मभूमि है, दुर्गा भाभी की देहरी पर। बच्चों, दुर्गा भाभी के बारे में आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि दुर्गा भाभी ने क्या-क्या काम किए थे। ये वो महिला थी जो क्रांतिकारियों के लिए हथियार जुटाती थी, और साथ में ही आजाद ने उसी पिस्तौल से अपने आप को गोली मार दी थी जो दुर्गा भाभी स्वयं लेकर आई थी। और मुंबई में अंग्रेज पुलिस अधिकारी को भी दुर्गा भाभी ने गोली मारी थी, जिसके लिए उन्हें और उनके साथी यशपाल को गिरफ्तार भी किया गया था। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर हमला किया, लेकिन हैली बच गए और सैनिक अधिकारी टेलर घायल हो गया था। अंग्रेजों से लड़ने वाली दुर्गा भाभी ने आजादी के बाद गुमनामी की जिंदगी बिताई, और साल 1999 में गाजियाबाद में उनका निधन हो गया। तो स्क्रीन पे आपको दुर्गा भाभी दिख रही होंगी बच्चों, और ये भी दिख रहा होगा उन्होंने क्या-क्या काम किए थे। तो कवि दुर्गा भाभी को याद कर रहा है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि राजगुरु सुखदेव की जो जन्मभूमि है, वहां पर हमें दीपक जलाना है। दुर्गा भाभी की देहरी यानी चौखट, दुर्गा भाभी की देहरी पर हमें दीपक जलाना है। विस्मिल की उस विस्मृत भू पर, जहाँ पर विस्मिल जी थे, वहाँ उनकी भूमि पर, और सुभाष की वीर प्रसू पर। वीर प्रसू मतलब ऐसी प्रसू यानी जन्म देने वाली, प्रसू का मतलब होता है जन्म देने वाली, ऐसी धरती जो वीर योद्धाओं को जन्म देती है, वीर पुरुषों को जन्म देती है, ऐसी धरती पर हमें दीपक जलाना चाहिए। हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है, एक ऐसा राष्ट्र है, जहाँ पर एक से एक वीर जन्म लिए हैं, एक से एक वीर पैदा हुए हैं, जो अपने भारत देश के लिए बिना सोचे समझे अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। आज भी देश की सीमा पर योद्धा लड़ रहे हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज बच्चों हम अपने घर में सुरक्षित हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज हम कहीं पर भी निकलते हैं, हमें कोई डर नहीं होता है। हमें लगता है कि देश हमारी सीमा पर, देश की सीमा पर हमारे जवान वहाँ पर डट कर खड़े हैं। कि किसी की हिम्मत नहीं है जो भारत देश की तरफ आँख उठा करके भी देख सके। तो ये जो आज़ादी की खुली हवा में हम साँस ले रहे हैं, ये जो आज़ादी की खुली हवा में हम जी रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इन योद्धाओं की वजह से है, और आज जो हमारे सैनिक हैं, उनकी वजह से है। तो ऐसे लोगों की वीर भूमि पर जाकर हमें दीपक जलाना चाहिए। आज़ादी का प्रण दोहराएँ, चलो आज हम दीप जलाएँ। तो ऐसी भूमि पर हमें आज़ादी का प्रण फिर से दोहराना है। प्रण दोहराने का मतलब है कि फिर से हमें प्रतिज्ञा करनी है कि हमारा भारत देश जो आज़ाद है, इसे हमें किसी भी कीमत पर आज़ाद ही रखना है। दोबारा फिर से कोई अंग्रेज़ ना आए, जो हमारे भारत देश को अपना गुलाम बना ले। दोबारा फिर से कोई और ना आए, जो हमारे भारत देश को फिर से अपना गुलाम बना ले। हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर दे कि अब हमें क्या करना चाहिए। आज जैसे हैं हम, हमें अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर गुज़रना है, कुछ ऐसे काम करने हैं कि कोई भी हमारे इस राष्ट्र की तरफ आँख उठा करके ना देख सके।
और ये काम सिर्फ देश के सैनिकों का नहीं है बच्चों, ये तुम्हारा भी है, मेरा भी है, हम सबका भी है। हम सब जब देश के बारे में सोचेंगे, जब प्रत्येक जन, हर एक जन देश के बारे में सोचेंगे, तभी ये मुमकिन है, तभी ये पॉसिबल है। जो अगर कोई एक व्यक्ति सोचेगा, तब तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। हम जैसे कि मैं तुम्हें बताऊँ, अगर हम रास्ते में चलते हैं, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि नल खुली हुई है, पानी गिर रहा है उसमें से, लेकिन हम ये सोचते हैं कि मैं क्यों जा कर के बंद करूँ? जो हमसे पीछे आ रहा है जो हमसे आगे गया, वो भी तो ये काम कर सकता था, अगर उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ? तो ये जो मैं का भाव होता है कि मैं क्यों करूँ, उसने क्यों नहीं किया? जब ये भाव हमारा बदल जाएगा, तब हम देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएँगे। तब हमें ये नहीं सोचना है कि मैं क्यों करूँ? तब हमें ये देखना है कि ये पानी खराब हो रहा है, पानी व्यर्थ में जा रहा है। इतना पानी बचेगा तो शायद उन लोगों को मिल जाएगा जो पानी के लिए तरसते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें अपने भारतवर्ष के लिए भी सोचना है। हम हर एक चीज़ को बचा करके अपने भारतवर्ष को आगे कर सकते हैं। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो जो हो, चाहे वो साफ-सफाई हो। हर एक चीज़ की व्यवस्था हमें करनी है, हर एक चीज़ को बचाना है हमें। हमें ये नहीं सोचना है कि सामने वाला व्यक्ति नहीं कर रहा है इसलिए हम क्यों करें? जब हम से शुरुआत करेंगे, हम मैं से शुरुआत करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमें देख कर के 1 दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, पर तीसरे दिन वो भी तुम्हें देख कर के वो काम करना शुरू कर देगा। तो जब भी कोई अच्छे काम की शुरुआत करनी हो, हमेशा तुम्हें उसे मैं से शुरुआत करनी है। तुम करो, तुम्हें देख कर के अपने आप सामने वाले लोग करेंगे। तुम्हारे घर में छोटे तुम्हारे भाई-बहन होंगे, वो भी तुम्हें देखकर सीखेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे छोटे भाई-बहन तुमसे देखकर सीखें। कई बार छोटे बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो हमें अच्छी चीज़ें चाहे वो छोटों से मिले, चाहे वो बड़ों से मिले, चाहे वो बुज़ुर्गों से मिले, हमें उसे ले लेनी चाहिए। कभी उसमें हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा अपमान हो रहा है, ये छोटा होकर के हमें सिखा रहा है। तो इसलिए कभी हमें कह रहा है कि हमें प्रण दोहराना चाहिए कि हमारा भारत देश जो आज़ाद है, उसे हमें किसी भी कीमत पर आज़ाद ही रखना है। आगे चलते हैं बच्चों। ये बिस्मिल और आज़ाद इनकी तस्वीरें हैं। ये बिस्मिल जी की है और ये वो जगह है जहाँ पर शिवाजी महाराज को नज़रबंद किया गया था और ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। पैराग्राफ में जो लोग आए हैं, उनका मैंने फ़ोटो आपको दिखा दिया। आगे चलते हैं, हमारा लास्ट की पंक्तियाँ हैं, आखिरी पंक्तियाँ हैं। जलियांवाला की धरती पर लहू-लुहान लाल परती पर शिशु को गोद में लिए ललनाएँ, कट-कट कर गिर गई महीं पर। शीश कटा पर झुका नहीं, उन शीशगंज के गुरुद्वारों पर नन्हे शिशु चुन गए जहाँ, उन अत्याचारी दीवारों पर, कारगिल के उन शिखरों पर, जहाँ खून ताजा है अब भी, वीर गति को प्राप्त हुए जो, हर जवान के दरवाजे पर। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जलियांवाला की धरती पर लहू-लुहान लाल धरती पर जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने इतिहास में पढ़ा होगा, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने बिना सोचे-समझे गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था और बिना सोचे-समझे ही उनके सैनिकों ने गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया था और उस समय हज़ारों की संख्या में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, जो बैसाखी का त्योहार मना रहे थे और उसमें से एक भी जन बचे नहीं। उसमें छोटे बच्चे भी थे, औरतें भी थी, बुजुर्ग भी थे और जवान व्यक्ति भी थे, यानी हर उम्र के लोग थे वहाँ पे और जनरल डायर ने जब गोलियाँ चलाने का ऑर्डर दिया तो लगातार गोलियाँ फायरिंग हुई, लगातार फायरिंग हुई और सभी लोग उसके अंदर मर गए। जो अपने आप को बचाने के लिए जलियांवाला बाग में अगर आप कभी जाओ, आपको मौका मिले तो आप देखोगे कि जलियांवाला बाग में बीचों-बीच एक कुआँ बना हुआ है। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएँ में छलांग लगा दी। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए लोग उस कुएँ में कूदते गए और लोग एक के ऊपर एक गिरते गए। तो इस वजह से एक के ऊपर एक गिरने के कारण वो लोग भी कुएँ में दब करके मर गए। यानी एक तरह से वो जलियांवाला बाग जो कुछ समय पहले एक खुशी का माहौल था जहाँ पर वो कुछ ही पलों में वहाँ पर मौत का मातम छा गया। यानी कोई भी वहाँ बचा नहीं, पूरी धरती लहू-लुहान हो गई। आज भी कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाकर देखना। जलियांवाला बाग जो है पंजाब में है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर आपको पता होगा, स्वर्ण मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर ही है जलियांवाला बाग। आप ज़रूर कभी आपको मौका मिले तो आप उसे देखो। आज भी आप जाओगे तो उसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी सन में चले गए हैं यानी 19 जब 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी, बैसाखी के त्योहार के दिन, तो आपको ऐसा लगेगा कि आज भी आप उसी दिन में पहुँच गए हो, जब ये घटना घटी थी। यानी बैसाखी का दिन था और तारीख थी 13 अप्रैल, सन था 1919।
जिस दिन ये कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने गोलियाँ चलाने का आदेश दिया था और सभी लोग वहाँ पर मर गए थे, कोई नहीं बचा था। यानी बहुत ही भयानक हादसा जिसको सुनने के बाद जो बताते हैं और सुनने वाले भी, बताने वाले भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अभी आपको बता रही हूँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मतलब कि किस तरह का माहौल हुआ होगा जब लगातार फायरिंग हुई होगी और जलियांवाला बाग एक ऐसा घिरा हुआ क्षेत्र है कि जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हैं कि लोग दीवारें लांघ करके भी कूद के जा नहीं सकते और जो उसका जाने का और निकलने का रास्ता है बहुत सकरा है। मतलब एक समय में एक ही व्यक्ति वहां से जा सकता है और एक ही व्यक्ति निकल सकता है और ठीक निकलने वाले जाने वाले रास्ते पर ही जनरल डायर ने खड़े होकर के गोलियां चलाने का आदेश दिया था ताकि कोई भी वहां से निकल करके जिंदा बच करके न निकल सके और इसी कारण सभी लोग मारे गए थे। आज भी वहां पे गोलियों के निशान आपको मिलेंगे बच्चों, आप जाओगे तो वहां के दीवारों पर गोलियों के निशान बने हुए हैं। शिशु को गोद में लिए ललना यानी जो माताएं थी वो शिशु को गोद में लिए ही कट कट कर गिर गई, मतलब वहां पर उनकी मौत हो गई, वो गिर गई। शीश कटा पर झुका नहीं उन शीशगंज के गुरुद्वारों पर। शीशगंज के गुरुद्वारे दिल्ली में है, आप दिल्ली में जाओगे तो आपको शीशगंज के गुरुद्वारे देखने को मिलेंगे। वहां के जो लोग थे यानी जो सिख थे वो उनका ये था कि वो अपने सिर को कटा देंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं, चाहे जो भी हो एकदम सीना तान कर सामने खड़े होते थे वो, लड़ते थे, फिर चाहे उन्हें मरना ही क्यों ना पड़े। तो शीश कटा पर झुका नहीं उन शीशगंज के गुरुद्वारों पर नन्हे शिशु चिन गए, जहां पर चिन गए मतलब दीवारों में चुन देना, और जिंदा ही उन्हें दीवारों में चुनवा देना। तो नन्हे शिशु जहां पर दीवारों में चुनवा दिए गए थे उन अत्याचारी दीवारों पर यानी उन दीवारों के पास कारगिल के उन शिखरों पर जहां खून ताजा है अभी, कारगिल का युद्ध जो अभी सन 1999 में हुआ था, जो जिसके बारे में आपको पता होगा, आपने शायद सुना भी होगा। आपके मम्मी पापा से अगर आप पूछोगे तो वो आपको बताएंगे। सन 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और पाकिस्तान के सेना ने हमारे भारत की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था और उन पहाड़ियों को फिर से वापस लेने के लिए हमारे भारतीय सैनिकों ने युद्ध किया और अपने जान की परवाह न करते हुए युद्ध जीता उन्होंने और फिर से अपने जमीन को अपने कब्जे में कर लिया। तो जो ये 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, उस कारगिल की भूमि पर वीर गति को प्राप्त हुए जो हर जवान के दरवाजे पर, जो अभी तक कविता में आपने जिन जवानों के नाम पढ़े जिनके बारे में कवि ने कहा, उनको छोड़कर और बाकी जो जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं पर जिनके नाम इस कविता में नहीं आए हैं, क्योंकि सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से नहीं बच्चों, और भी बहुत सारे जवान थे और भी बहुत सारे शहीद थे जिनकी वजह से हमें आजादी मिली है, जो शायद कहीं आपको इतिहास के पन्नों में उनके नाम भी नहीं मिलेंगे या उनके बारे में आपको जानकारी भी नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे वीर गति को प्राप्त हुए लोग थे। उन सभी के उन सभी लोगों के दरवाजे पर हमें उन्हें याद करके दीपक जलाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। राष्ट्रदेव की प्राण प्रतिष्ठा में उनकी अब आरती सजाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। आज राष्ट्रदेव की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यानी अपने देश को उनकी प्राण प्रतिष्ठा निर्धारित करने के लिए, प्रतिष्ठा करना मतलब जब हम किसी चीज को स्थापित करते हैं, स्थापित करना, तो अपने देश को स्थापित करने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों को याद करके हमें उन उन्हें याद करके उनके दरवाजे पर जहाँ पर उनका कर्म भूमि है, वहां पर जहाँ उनकी जन्म भूमि है, वहां पर हमें जाकर दीप जलाना चाहिए। जिन उन लोगों ने जो देश प्रेम के कारण ये जलियांवाला बाग का जो हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसका है, और ये जो है शीशगंज के गुरुद्वारे जो दिल्ली में है, ये कारगिल का युद्ध है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हो। अब चलते हैं बच्चों हम लोग शब्दार्थ की तरफ। कुछ शब्दार्थ इस कविता में जो कठिन शब्द हैं, देहरी, दहलीज, यानी देहरी कहते हैं, दहलीज यानी जैसे आप घर में रहते हो ना, घर के अंदर और बाहर के बीच जो चौखट हम बनाते हैं, जो चौखट होता है उसे हम कहते हैं दहलीज। बिलाव यानी बिल्ली, कुंज झुरमुट यानी सूखी झाड़ियों का झुरमुट जिसे हम बोलते हैं, ठिठका रुकना, तट किनारा, गलित सड़ा, विस्मृत भूली हुई, प्रसू पैदा करने वाली, मही पृथ्वी, ललनाएं महिलाएं, शिखर चोटी, परती खाली जमीन। परती पड़ना मतलब खाली, आपने कभी खेतों के बारे में सुना होगा कि परती का मतलब यानी जमीन परती पड़ गई, परती पड़ गई मतलब खाली पड़ गई है, खाली हो गई है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, यहाँ पर कोई भी अनाज उगता नहीं है, ये पूरी तरह से बंजर हो गई, उसे हम कहते हैं परती, खाली जमीन को। ठीक है बच्चों, ये आज हमने आपको
चलो आज हम दीप जलाएँ, ये कविता मैंने आपको समझाई। आप इसे पढ़िए और इस कविता को पढ़ने के माध्यम से कवि ने हमें जो आग्रह किया है कि हमें अपने देश के उन सभी वीर सैनिकों को जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी जान गँवा दी, उन्हें याद करना चाहिए और साथ ही साथ जहाँ पर उनकी कर्मभूमि और जन्मभूमि है, वहाँ पर जाकर के हमें उन्हें याद करके दिया जलाना चाहिए।